हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गुप्ता हमारी यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा वीडियो है वो है आपका चैप्टर नंबर 4 स्टैक और क्यू के बारे में। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस चैप्टर में से आपकी निबंधात्मक प्रश्न आने का चांस कम है, मतलब न के बराबर है, क्योंकि जो स्टैक और क्यू के जो प्रोग्राम होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको लिखने में समय ज्यादा लगता है। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को न लेने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले जितने भी जो प्रैक्टिकल मॉडल पेपर हैं या जो बोर्ड के द्वारा जो प्रैक्टिकल पेपर दिए हुए हैं या इसके अलावा जो अभी पिछले जो 3 या 4 जो एग्जाम लगे हैं उन एग्जाम में भी स्टैक और क्यू में से किसी प्रोग्राम के बारे में नहीं पूछा गया है। हाँ, बाकी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो में मैं इन क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है और इनका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। फुल एक्सप्लेनेशन तो इसके अलावा जो मेरे जो वीडियो है उनके बारे में आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट करके बताइए, मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप देखें कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आता है स्टैक की परिभाषा एवं प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आपके पास बुक होगी और आप निकाल सकते हैं पेज नंबर 65 पे। तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्टैक की परिभाषा, तो एक आपको इंपोर्टेंट बात क्या करनी है कि स्टैक की जो परिभाषा में आपको क्या लिखना है कि स्टैक जो है वो आपका एक लगातार जो डेटा है जो आप डालते हो। मैं यहाँ पे भी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करें क्योंकि बुक है आपके पास, वो बुक में से और नोट्स में से। तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी होती है प्रेजेंटेशन। जहां भी प्रेजेंटेशन वर्ड आया तो आपको समझना है कि वहां पर आपको चित्र बनाना है, मतलब डायग्राम बना के ही इस चीज को हल करना है। तो डायग्राम बनाने का आपको ध्यान रखना है। परिभाषा जो लिखनी है इसमें जितनी भी जो स्टैक की जो टर्म्स होती है, मतलब जो शब्दावली होती है, उन शब्दों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि एक तो इसके अलावा उदाहरण एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो स्टैक का जो उदाहरण होता है वो खाने की रखी हुई जो प्लेट्स होती हैं या जो ताश की जो गड्डी होती है। तो ताश की गड्डी में से जिस तरह से इसका जो सिस्टम होता है लीफो पर आधारित होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो प्लेट सबसे ऊपर रखी हुई है वो प्लेट सबसे पहले उठाई जाएगी। इसी तरह से जो ताश की पत्ती, ताश की जो गड्डी रखी हुई है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो रखा हुआ है उस पत्ते को, मतलब उस जो प्ले कार्ड जब हम खेलते हैं तो उस कार्ड को सबसे पहले पिक किया जाता है। तो उस कार्ड को सबसे पहले पिक उठाने के लिए उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट की जो कि सबसे बाद में रखा गया उसको सबसे पहले पिक किया जाएगा। तो वो परिभाषा। इसके अलावा आपको डायग्राम बनाना है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो पूरे जो डायग्राम के अंदर जो भी आपको वैल्यू डेटा डालनी हो, तो जब भी इसका प्रेजेंटेशन होगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग बता रहा हूं। इसमें जितने भी जो टर्म्स हैं जैसे कि अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, पुश, पॉप और टॉप, ये जो टर्म्स होती है इनके बारे में आपको संक्षिप्त छोटी छोटी लाइनों में इसको लिखना जरूरी है। तो इस तरह की जो भी टर्म्स हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, पुश, पॉप, टॉप, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, तो ये हमारे शब्द हो गए। तो ये इन शब्दों के बारे में आपको लिखना है, डायग्राम आपको बनाना है, फिर इस तरह से इसका आंसर करना है। तो प्रेजेंटेशन और बुनियादी ऑपरेशन इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है कि स्टैक के बुनियादी ऑपरेशन एवं एल्गोरिथम लिखिए। देखो, एल्गोरिथम जो आपकी बुक में जो दी हुई होती है, तो कई बार क्या होता है कि उस बुक को देख के हम क्या बोलते हैं कि इतना बड़ा जो ये इंग्लिश में है, तो ऐसा स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि आपको जब आप एल्गोरिथम लिखे तो एल्गोरिथम को इस तरह से कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे कि आपकी बुक में दिए हुए होते हैं, तो बुक का कोई जरूरी नहीं है। आपको जो प्रोसीजर है वो आपको 3-4 बार आप लिख के ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो एक तो उसको लिखने का प्रयास करें। दूसरा क्या है कि आप क्या करें कि इनके बारे में जितनी भी आपको जो थ्योरी आती है वो अगर आप थ्योरी भी लिखेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो करना क्या होता है, बुनियादी ऑपरेशन। तो बुनियादी ऑपरेशन इसमें क्या थे, पुश और पॉप। तो जब भी आप पुश और पॉप के बारे में जब आप बनाएंगे तो आपको करना क्या रहता है कि पुश और पॉप के अंदर आपको अलग अलग डायग्राम बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि आप एक ही डायग्राम बना दें, क्योंकि जब आप कुछ का चित्र बना रहे हो तो इसमें आपको अगर 5 संख्याएं आप ले रहे हो ना, तो एक एक करके आपको 5 संख्या पिक करनी चाहिए। मतलब आपको 5 डायग्राम बनानी चाहिए जिसमें आपको अलग अलग डेटा तत्व डालने चाहिए। तो आपको 5 चित्र आपको बनानी चाहिए अगर आप 5 संख्याएं ऐड कर रहे हो। इसी तरह से जब आप एक एक डेटा तत्व को हटा रहे हो तो वापस से एक एक डायग्राम बनाना चाहिए, और वही 5 डायग्राम बनेंगे जिसमें एक एक डेटा तत्व कम होते जाएंगे। तो एक इस चीज का ध्यान रखें, स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं कि एक ही डायग्राम बना देते हैं। तो एक डायग्राम नहीं बनाना है, आपकी जो बुक में जो दिया हुआ होता है पेज नंबर 68 पे, उसमें जो डेटा तत्व दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक डायग्राम के अंदर आपने 5, 10, 15, 20 भर दिया। आपको अलग अलग आपको एरे लेना चाहिए और अलग अलग उसके अंदर डेटा तत्व को जोड़ना चाहिए। तो अलग अलग जब डेटा तत्व जोड़ोगे तब वो ज्यादा सही तरीका माना जाएगा। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपकी कॉपी का पेज भी भरेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से गहन स्टडी की है। तो आप अपने आंसर को ज्यादा संक्षिप्त करने की कोशिश नहीं करें, काफी टाइम है, आप लिख के 3-4 बार आप डायग्राम बनाएंगे तो याद हो जाएगा। तो जो बुनियादी ऑपरेशन है पुश और पॉप, उसके बारे में लिख सकते हैं। रही बात इसकी एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम जो आपकी बुक में इंग्लिश में दी हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन अगर इसका आता है तो आप इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। इसमें जो एल्गोरिथम दी होती है, इसके अलावा होता है कि सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रोग्राम आप जब लिखते हैं तो आप किस तरह के वेरिएबल लेते हो, उन वेरिएबल्स को लिखते हुए आपको ये बनाना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको आता है कि स्टैक के उपयोग समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर ये बनता है कि स्टैक के उपयोग समझाइए, तो स्टैक के जो उपयोग आपके जो दिए हुए हैं, एक तो होती है अंकगणित एक्सप्रेशन जो दी हुई है। अंकगणित एक्सप्रेशन के अंदर आपके 3 पार्ट है, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स। इनफिक्स जिसमें बीच में, इनफिक्स का मतलब जिसमें बीच में आपका ऑपरेटर लगा हुआ है, प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर पहले लगा हुआ है, पोस्टफिक्स जिसमें ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है। तो एक तो वो आपको लिखना होता है। आप एक एग्जांपल भी लेके इसको कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। दूसरा इसमें जो दिया होता है वो आपका होता है बैक ट्रैकिंग। तो बक ट्रैकिंग बुक में लिखा हुआ है, बक ट्रैकिंग नहीं होता, बैक ट्रैकिंग होता है। मतलब जब आप एक जगह जा रहे हो तो अगली गली में वापस से जाने का रास्ता, तो वापस से जब हम जाते हैं, मान लो कि हम एक गली में जा रहे हैं, अगर हमको रास्ता नहीं मिलता तो वापस उसी गली में आना पड़ेगा, तो जो हम वापस जो आते हैं उसको बोला जाता है बैक ट्रैकिंग। और जो तीसरा है, तीसरा होता है कि मेमोरी को मैनेजमेंट करना। जो आपकी बुक में दिया होता है कि कोई भी जो कंप्यूटर जो स्मृति को संभालने के लिए होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्टैक के उपयोग लिए जाते हैं। तो इस तरह का निबंधात्मक प्रश्न है, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये 3 नंबर तक का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो ये तो हो गया आपका स्टैक तक का पार्ट, जिसमें स्टैक की परिभाषा लिखना था, स्टैक की बुनियादी ऑपरेशन एल्गोरिथम, स्टैक के उपयोग समझाइए। उसके बाद में आते हैं क्यू के। तो क्यू क्या होता है कि जिस तरह से लीफो के बारे में आपने पढ़ा, तो ये आपका होता है फीफो के ऊपर आधारित, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। इसमें आपको एग्जांपल जरूर देना चाहिए, जैसे कि टोल जो रोड होती है, जैसे टोल टैक्स जहां पे पे करना होता है, तो टोल पे जब कहां से करना होता है, तो जो गाड़ी पहले आई है वो गाड़ी पहले जाएगी। अगर हम लाइन में लगे हुए हैं तो जो व्यक्ति पहले लाइन में आया वो सबसे पहले जाएगा। या पोलिंग बूथ का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पोलिंग बूथ पर जो भी वोट डालने के लिए जाता है, तो जो वोटर होता है, जो रूम के अंदर पहले एंट्री कर जाता है, वो वोट डाल के बाद सबसे पहले निकल के आएगा। तो वो आप इस तरह के एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल आप जब देते हैं तो लिखने के लिए आपके पास एक तरह से रियल लाइनें होती हैं, और जब आप रियल एग्जाम में आप लिखते हो तो एग्जामिनर को भी प्रभावित किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि जहां तक हो सके आप रियल एग्जाम्पल देने की कोशिश करें। वास्तविक एग्जाम्पल दोगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप इसकी परिभाषा लिख दी है, प्रेजेंटेशन की जो बात है, तो इसमें भी आपको डायग्राम बनानी चाहिए, और एक एक करके अलग अलग नीचे की तरफ चलते हुए डायग्राम। ऐसा नहीं है कि जब हम स्टैक में जब आप डायग्राम बना रहे थे तो 1 2 3 4 इस तरह से बना रहे थे, और जब आप क्यू में डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन में बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन में बनाएंगे, तीसरी लाइन में बनाएंगे, चौथी लाइन में, और फिर एक एक करके इसमें डेटा तत्व आपको जोड़ते हुए चलना है। एक एक करके डेटा, पहले आपने एक डेटा तत्व डाल दिया, फिर दूसरा डाला, इसके अंदर आपको जो भी इसकी जो टर्म होती है, जैसे कि इसकी फ्रंट और रियर एंड से डेटा तत्व जोड़ा जाता है और फ्रंट एंड से डेटा तत्व को हटाया जाता है। तो एक एक करके आपको डायग्राम जोड़ना है, एक एक करके डायग्राम आपको हटाना होता है। तो ये आपको उसकी परिभाषा और प्रेजेंटेशन में लिखना होता है।
प्रेजेंटेशन का मतलब आप ध्यान से सुन ले, प्रेजेंटेशन का मतलब है आपको चित्र बनाना जरूर है। दूसरा है कि क्यू के बुनियादी ऑपरेशन एवं एल्गोरिथम लिखिए। क्यू के बुनियादी ऑपरेशन, तो बुनियादी ऑपरेशन जिस तरह से स्टैक में थे पुश और पॉप, तो क्यू में क्या है, एन क्यू और डी क्यू। क्यू से पहले लगाना है आपको एन, ई एन, जैसे क्यू यू ई है, तो इससे पहले आपको क्या लगा देना है, ई एन लगा देना है, तो एन क्यू हो गया। तो एंटर करने के लिए एन क्यू, ई एन टी ई आर का एन लगा दिया तो एन क्यू, और इसके आगे अगर आपने लगा दोगे डी क्यू, मतलब डिलीट का डी ई लगा दोगे, तो ये बन जाएगा डी क्यू। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो एन क्यू और डी क्यू, तो एन क्यू का मतलब होता है डेटा तत्व को जोड़ना, और डी क्यू का अर्थ होता है जो डेटा तत्व होते हैं उसको हटाना, और फीबो के सिद्धांत पर इसका आधारित होती है। तो ये उसकी बुनियादी ऑपरेशन हो गए। और एनक्यू डीक्यू के बाद में इसकी जो सी भाषा में इंप्लीमेंटेशन है, तो वो आपको बनानी होती है। तो इस तरह से आपको करना है। अब इसमें से देखो छोटे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि एनक्यू और डीक्यू में अंतर बताइए, पुश और पॉप में अंतर बताइए, या पूरा बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैक और क्यू को अपने तरीके से समझाइए। तो बीच में एक आप लाइन खींचे, एक तरफ स्टैक के बारे में लिखिए, एक तरफ क्यू के बारे में लिखिए। डायग्राम जरूर बनाना है। इस तरह के जो चैप्टर होते हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर आप बिना डायग्राम के करते हो तो इसमें आपके पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जरूरी चीज ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आप डायग्राम के साथ ही बनाएं, और बिना डायग्राम के तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। जब आप स्टैक और क्यू के क्वेश्चन जो बना रहे हो तो उसमें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो पूरे एग्जाम पेपर पे लागू होती है कि आप जितना भी जो वर्क कर रहे होते हैं, तो जितने भी इनकी जो टर्म्स आप लिखोगे, जितने भी जो शब्द आप लिखते हो, शब्द कौन से, जैसे मैंने बोला कि ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, पुश, पॉप, एनक्यू, डीक्यू, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, तो इन शब्दों की परिभाषा आपको बिंदुवार लिखनी चाहिए। एक कहानी की तरह नहीं लिखना है। आप एग्जाम में भी जान दें कि बाकी के जितने भी जो क्वेश्चन पेपर जब आप हल कर रहे होते हो, तो जितने भी जो क्वेश्चन आप हल कर रहे होते हो, तो इन क्वेश्चनों को आपको पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग लाइनों में 1 2 3 4, मतलब जरूरी नहीं है कि आप गिनती लिखें 1 2 3 4 लिखें, भले आप छोटी छोटी बिंदियां लगा दें। तो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें मैंने काफी समझाया था उनको। अभी भी मैं एक बार वापस से याद दिला रहा हूं कि जितने भी जो आप क्वेश्चन बना रहे हो उनको बिंदुवार लिखने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या होगा, तो आपकी कॉपी बहुत ज्यादा स्पष्ट नजर आता है, आपने क्या लिखा एग्जामिनर को बहुत अच्छा साफ सुथरा नजर आएगा। एक आपकी कॉपी भरी हुई नजर आती है, जिससे कॉपी भरी हुई नजर से लगता है कि आपने अच्छा मैटर लिखा है। तो जितना ज्यादा स्पष्ट मैटर आप लिखोगे एग्जामिनर को उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान से लिखना है कि आपको बिंदुवार लिखना है। कोई भी क्वेश्चन जब आप करें तो उस शब्द की छोटी हेडिंग आपको जरूर लिखनी है। जैसे आप ओवरफ्लो के बारे में लिख रहे हो तो पहले ओवरफ्लो लिखें, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें। ओवरफ्लो लिखने के बाद तो फिर उस जगह को खाली छोड़े, उसके नीचे वाली जगह को, और फिर उसके बाद में लिखने स्टार्ट करें। देखो जैसे मैंने बिंदियां लगाई, हेडिंग डाली, तो हेडिंग के जो नीचे की जो जगह होती है ये वाली, इस जगह को छोड़ते हुए करें। फिर अगला बिंदु आ गया, इसकी हेडिंग आपने लिखी, तो उसके आगे की जो जगह होती है उसको आप खाली छोड़े। इस तरह से आपको वर्क करना रहेगा। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाते हैं। देखो पीछे की तरफ जो दिया हुआ है इसमें एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ भी चुका है, कि ग्राफ में ब्रेड फर्स्ट ट्रेवर्सल के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें होता है क्यू। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी बुक के पीछे जो आपके एक नंबर जो क्वेश्चन दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, हम उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके आते नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जबकि पिछले जो पेपर्स आपने ध्यान से देखे हो, इससे पहले जो 2 एग्जाम लग चुकी है, 2 मेन एग्जाम, 2 सप्लीमेंट्री की एग्जाम लग चुकी है, पेपर दिए हुए हैं, वो आप मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उन पेपर्स में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बुक के पीछे जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में है, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं वो, और इनके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो। तो ये वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से देखना होता है। इन महत्वपूर्ण बिंदु में से ही आपके 1 से लेकर जो 13 नंबर तक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इसी में से ही बनते हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स, आज ये इस वीडियो में मैंने आपको स्टैक और क्यू के बारे में बताया।
आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर मुझे बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में और रेगुलर स्टडी करें। अभी जो कोरोना का जो प्रभाव के कारण जो लॉकडाउन है और अभी काफी टाइम तक चलेगा, तो मैं आपको एक बार जरूर ये कहना चाहूंगा कि इससे संक्रमित होने से बचे, अपने को बचे, अपने परिवार को जरूर बचाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपील की है कि 5 अप्रैल को शाम को रात को 9 बजे हमको बाहर 9 मिनट तक लाइट जलानी है, दिया लाइट बंद करके, पूरे मकान की लाइट बंद करके, अपने घर की लाइट बंद करके दिया, टॉर्च, मोबाइल की रोशनी वगैरह ऐसा कुछ आपको चलाना है, जिससे कि हमको थोड़ी सी प्रेरणा मिले। और हमारे लिए जिन लोगों ने, जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, आर्मी है, जो हमारे लिए कुछ इतनी सेवा में जो लगे हुए हैं, उन लोगों को भी हम इस तरह से धन्यवाद देंगे और हमको खुद को भी अच्छा फील होगा। पिछली बार जब तालियां बजाने का मौका था तो लोगों ने बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया, लेकिन ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भीड़ नहीं करनी है। रोड पे निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलियों में निकल रहे हैं, कहने का मतलब केवल अपने घर पे और अपने घर की जो बालकनी होती है केवल उसी में ही आपको ये सब करना है। रोड पे नहीं निकलना है, इकट्ठे नहीं होना है, जैसे कि पहले कई लोगों ने भीड़ करके और एक तरह से तालियां बजाने का एक मतलब मनोरंजन का एक साधन देख लिया था। मनोरंजन अपनी जगह, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, तो सेफ रखें और रेगुलर स्टडी करें। जितने भी जो क्वेश्चन आप याद करें, इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोशिश करें, बिंदुवार याद करें और इन क्वेश्चनों को जरूर से ध्यान से देखें। रेगुलर स्टडी करनी है कम से कम 2 घंटे, क्योंकि एग्जाम होगी, निश्चित रूप से होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। आपको हमारी वीडियो के बारे में जो भी आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ कमी लगी हो, तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।